हेलो एवरीवन, मेरा नाम शशि शेखर है और इस बार की यूपीएससी परीक्षा 2024 में मेरा रैंक 240 आया है। यूपीएससी की जो मेरी जर्नी है उसमें मेरा ये 5वां प्रयास था और 5वें प्रयास में मैंने रैंक लाया है। 2014 में मैं तैयारी करने आया था। मेरा फिजिक्स से मास्टर्स है, मैं एमएससी फिजिक्स हूँ 2012 से 14 और एमएससी फिजिक्स करने के बाद मुझे तैयारी करने का था कि सिविल सर्विसेज में मैं तैयारी करूँगा। तो तैयारी करने मैं दिल्ली आया था और लगातार 3-4 साल मैंने अटेम्प्ट्स दिए और 2017 में फाइनल मैंने मेंस दिया था और उसके बाद फिर से तैयारी एक्चुअली छोड़ दिया था। तो 4 अटेम्प्ट मैंने दिया था 14, 15, 16, 17 और फिर मैंने मतलब तैयारी एक तरीके से विराम दे दी थी, छोड़ दिया था मतलब पढ़ाई पढ़ाई करना छोड़ दिया था, है ना? और जुड़ा था इसी से एजुकेशन फील्ड से जुड़ा था मैं और बच्चों की मेंटरिंग वगैरह मैं लेता था, अलग-अलग बच्चों को मैं एग्ज़ाम रिलेटेड प्रोसेस में हेल्प कर रहा था, कुछ कंटेंट मेकिंग में मैं जुड़ गया था। बट जो अपना प्रॉपर तैयारी है उससे जुड़ गया हट गया था, लगा कि चलो थोड़े बहुत पैसे आ रहे थे और ऐसे ही घूमता-फिरता इस तरीके से काम करता था, ठीक है? तो बट जब कोविड का सिचुएशन आया और कोविड के सिचुएशन के बाद जब मैंने देखा कि कैसे मतलब देश में जो आप सारे लोगों ने देखा होगा अनफॉर्चुनेट तरीके से जैसे देश की व्यवस्थाएँ अलग-अलग स्तर पे, अलग-अलग जो सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज इधर वो हेल्थ हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसमें कितनी ज़्यादा दिक्कतें आम जनता को आ रही थी। तो मुझे फिर से लगा कि नहीं जिस पर्पज़ से मैं यूपीएससी की तैयारी करने आया था, जो पर्पज़ था मेरा यूपीएससी की तैयारी करने का, वो पर्पज़ अभी भी है ना? और मेरे पास अटेम्प्ट भी बचे हुए थे। जब मैं आया था तैयारी करने तो उसमें यूपीएससी 4 अटेम्प्ट दिया करती थी और उम्र था 28 साल। लेकिन अगले साल ही 2015 में यूपीएससी ने बदल दिया था, अटेम्प्ट्स को 6 कर दिया था जनरल के लिए और उम्र को बढ़ा के 32 साल कर दिया था। तो स्टिल मेरे पास 2 अटेम्प्ट बचे हुए थे, तो फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे फिर से तैयारी करनी चाहिए क्योंकि जो सोच और जो जज़्बा लेकर मैं यूपीएससी का तैयारी करने आया था इस फील्ड में, वही जज़्बा और वही सोच अभी भी मौजूद थी। मेरे अंदर वो सारे मोटिवेशन के फैक्टर थे। तो मैंने फिर से तैयारी की और इनफैक्ट ऐसा रहा कि उसमें पहले मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी हुआ करता था। मैं प्योरली हिंदी मीडियम से हूँ, सारा का सारा मेरा हिंदी मीडियम से हुआ है। तो लेकिन हाँ, मैंने जैसे फिज़िक्स से जैसे मैंने कहा मास्टर्स था, तो मास्टर्स वगैरह सारा अंग्रेजी से हुआ था। 10th तक मेरी पूरी स्कूलिंग हिंदी से हुई थी और उसके बाद मैं पटना आ गया, मैं बिहार से हूँ। तो पटना आ गया था और पटना में मेरी पढ़ाई जो हुई है वो हिंदी मीडियम से हुई इंग्लिश मीडियम से हुई थी। तो हिंदी से इंग्लिश का जो स्विच करने का था ना प्रोसेस, वो भी काफ़ी ज़्यादा आप कहोगे काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए चैलेंजिंग था। मतलब मैं उतनी जल्दी उसको हिंदी से इंग्लिश नहीं कर पाया था। तो उस प्रोसेस में भी मुझे काफ़ी टाइम लगा था। बट आप लोगों को पता है साइंस के लिए जो इंग्लिश होता है उतना ज़्यादा हार्ड होता नहीं है। तो जब मैं तैयारी करने आया तो मेरे सामने फिर से वो सवाल खड़ा हुआ कि हिंदी मीडियम कि इंग्लिश मीडियम? तो मैंने हिंदी मीडियम लिया था, तो ज्योग्राफी भी मैंने हिंदी से ही दिया था। लेकिन जब मुझे 4-5 साल के गैप के बाद फिर से एग्ज़ाम देना था 2021 लास्ट में मैंने डिसीज़न 21 में अब कोविड वाला जब सेकंड वेव आया था, तो उसके बाद मुझे डिसीज़न एक्चुअली मैंने ले लिया था कि अब मुझे फिर से एग्ज़ाम देना ही चाहिए। तो मेरे सामने फिर से वही सवाल था कि ऑप्शनल क्या लूँ? और ऑप्शनल मेरा पहले ज्योग्राफी रहा है। तो फिर मैंने देखा मेरे सामने फिर से चूँकि 5 साल का गैप आ गया था, तो मुझे था कि ऐसा कोई ऑप्शनल फिर से ना ले लूँ जिसमें कोई गलती हो। तो मैं अपनी रुचि देखिए ऑप्शनल चयन करने में मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अपनी इंटरेस्ट, अपनी रुचि ही होनी चाहिए। क्योंकि ऑप्शनल मैं सारे अपने स्टूडेंट्स को भी ये बोलता हूँ, अपने जूनियर्स को ये बोलता हूँ कि ऑप्शनल चयन करना शादी करने के समान है। तो शादी आप अगर ऐसे पर्सन से कर लिए जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो घर में क्या होगा? डेली घर में आओगे लड़ाई झगड़ा होगा, है ना? तो ऑप्शनल भी वैसा ही चयन करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट रहेगा तभी उसको लंबे समय तक आप पढ़ पाओगे। तो इस हिसाब से मैंने ऑप्शनल फिर से अपना पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन लिया हिंदी में। मेरे सारे पैरामीटर्स को फिट पड़ रहा था, मुझे पढ़ने में अच्छा लगता था, रुचिकर विषय मेरे लिए था। बहुत लोगों ने डराया भी था कि हिंदी मीडियम से पीएसआईआर ले रहे हो, कैसे निकलोगे, कैसे क्या करोगे? क्योंकि एक जो मार्केट में प्रचार-प्रसार पूरा है कि हिंदी मीडियम से अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो हिंदी लिटरेचर ही लेना होगा, है ना? ऐसा मार्केट में कई सारे लोगों ने अपना एक बना रखा है। तो मुझे लगा कि नहीं कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जिधर भीड़ जा रही है उधर हम भी जाएँ। तो मैंने पीएसआईआर लिया, इंटरेस्ट था, गाइडेंस अवेलेबल थे, रिसोर्सेज़ अवेलेबल थे, बुक्स अवेलेबल थे। तो ऐसे करके मैंने उसमें पीएसआईआर सब्जेक्ट लिया था। ठीक है?
फिर मैंने पूरी तैयारी स्टार्ट की। प्रीलिम्स और मेंस की जहाँ तक रही बात तैयारी की, तो मैंने पूरी तैयारी मेंस ओरिएंट होकर स्टार्ट की थी। सारा का सारा मेंस ओरिएंटेड मैं पढ़ता था। प्री स्पेसिफिक मेरे पास प्री और मेंस दोनों के चैप्टर वाइज़ प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे। तो उस चैप्टर मतलब कोई भी मेंस का जैसे मान लीजिए कि मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में पढ़ रहा हूँ कि समावेशी विकास पढ़ रहा हूँ या गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय पढ़ रहा हूँ। तो उस चैप्टर को पढ़ते समय मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मेंस के भी देखता था और प्रीलिम्स के भी देखता था। तो ज़्यादा तैयारी मेरी मेंस की हो रही थी, प्री उसी में कहीं न कहीं इन्हेरेंट था, इंक्लूड था कि चलो प्री उसमें है ही। तो मेंस स्पेसिफिक ही तैयारी करनी चाहिए इंसान को, खास करके जो पेपर 1, 2, 3 है जीएस का, उसमें जो भी बेसिक रिसोर्सेस हैं, आप सारे लोग ज़्यादातर रिसोर्स वगैरह के बारे में जानते ही हैं, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। रिसोर्स वही है जो ज़्यादातर टॉपर्स बताते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक 1-2 लोग अलग इधर-उधर पढ़ते हैं अपना बुक्स वगैरह। अब जैसे पॉलिटी है, तो पूरी दुनिया लक्ष्मीकांत पढ़ रही है ना? मैं उसमें इंक्लूड करने बोलूँगा कि आपको जो 11th वाली जो पॉलिटी की एनसीईआरटी है, राजनीतिक सिद्धांत वाली, वो काफ़ी अच्छी है। उससे समझ बनता है डिफरेंट-डिफरेंट जैसे आप न्याय हो गया, समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया। तो उसकी एक बेसिक समझ बनती है जो कि प्रीलिम्स में भी आजकल वो की कॉन्सेप्ट जो भी टर्म है पॉलिटी में, उसके अंडरस्टैंडिंग पे भी क्वेश्चन्स आ रहा है। तो लक्ष्मीकांत उतने क्लियर ढंग से उसको इलैबोरेट नहीं करता है जितना कि एनसीईआरटी 11th वाली करती है। तो मेरे लिए दोनों सफिशिएंट थे और हर चीज़ में मैं करंट इंक्लूड तो आगे मैं बताऊँगा अब जैसे कोइ भी करंट की मैगज़ीन अच्छी पड़ी विजन है इसकी मंथली मैगज़ीन काफ़ी शानदार है, तो उसी को मैं फ़ॉलो करता था। तो पॉलिटी में यही था। अब हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ज़्यादातर लोग स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा दोनों में से कोई एक पढ़ते हैं। तो सारे ज़्यादातर रिसोर्सेज़ वही थे, एक्स्ट्रा में मैं कुछ अलग से ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट कहना चाहूँगा कि जो मंथली करंट अफ़ेयर्स आप पढ़ते हैं, उसको सिर्फ़ करंट अफ़ेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए। उसको जैसे करंट अफ़ेयर्स में कोई एक रहता है कि चलो प्रधानमंत्री ने या किसी ने लोकसभा अध्यक्ष ने इस बैठक का उद्घाटन किया, तो उस करंट अफ़ेयर्स से सवाल नहीं आएगा। लेकिन फिर उसमें पूरा डिटेल में रहेगा कि चलो कोई पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का मान लो कि कोई उद्घाटन हुआ है, तो उसमें पूरा दिया रहेगा डिटेल में पीठासीन अधिकारी का क्या रोल होता है, क्या चैलेंजेज़ आ रहे हैं वर्तमान दौर में या उस तो उसको ज़्यादा फ़ोकस कीजिए पढ़ने में। तो करंट पढ़ना नहीं होता है, सिर्फ़ करंट अफ़ेयर्स पढ़ना एक तरीके से स्टैटिक पार्ट को दूसरी, तीसरी बार रिवीजन करना होता है। ठीक है? तो रिसोर्सेज़ में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं कहूँगा कि जो भी रिसोर्सेज़ आप फ़ॉलो कर रहे हैं, इधर कहीं गाइडेंस ले रहे हैं, कोचिंग्स ले रहे हैं वहाँ से या फिर आप कोई टॉपर्स के टॉक देख के उनके बारे में रिसोर्स या उनके ब्लॉग्स वगैरह में रिसोर्स देख रहे हैं, टेलीग्राम पे रिसोर्स देख रहे हैं, तो उसको आप फ़ॉलो कर सकते हैं। मैं भी अपने टेलीग्राम पे अपना डिटेल में रिसोर्स डाल दूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक भी आ जाएगा, ठीक है? मेन मैं बात करूँगा कि कैसे उसको टैकल करना है। तो जो जो भी रिसोर्स आप पढ़ रहे हैं, उसको मेरा उद्देश्य ये होता था कि कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते समय हाइलाइटर पेन लेके बैठें और उसी पार्ट को हाइलाइट और अंडरलाइन करते जाएँ, पहला रीडिंग में। और जितना भी रीडिंग दे रहे हैं, जो आपका पूरा समय है रीडिंग का, तो उस पूरे समय को डिवाइड मैं करता था कि 70 से 80% पढ़ने में लगाता था और 20 से 30% उस पार्ट को रिवाइज़ करने में लगाता था। क्योंकि पूरा एग्ज़ाम ये रिवीजन का गेम है, पूरा एग्ज़ाम ये रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। जब तक आप 3 से 4 बार कोई चीज़ का रिवीजन नहीं कीजिएगा पूरे साल में और अंतिम 2 महीने में फिर से 3-4 रिवीजन नहीं कीजिएगा, तो आपका पूरा साल पढ़ना बेकार है। तो प्रतिदिन का जो आपका पढ़ने का रूटीन है, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए कि 8 घंटा पढ़ने का टाइम निकाल रहा है, तो 8 घंटा में मेरे हिसाब से उसको पढ़ना चाहिए 6 ही घंटा और 2 घंटा रिवीजन के लिए समय देना चाहिए। तो आपने जो भी रिसोर्स उठाया, उस रिसोर्स का बुक हो या कोई कोचिंग का मटेरियल हो, उसको उठाया, आप लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, चीज़ों को हाइलाइटर और पेन लेके बैठे हैं, हाइलाइट और अंडरलाइन कर रहे हैं। तो रात में सोने से पहले कोशिश कीजिए कि उसको एक न एक बार उसका रिवीजन हो जाए। ठीक है? तो जब एक बार उसका रिवीजन हो जाएगा और जो पिछला दिन पढ़ा है आपने, उसका दूसरा रिवीजन, तो किसी भी दिन अगर आप 8 घंटा निकाल रहे हैं, 2 घंटा रिवीजन के लिए रखिए, 12 घंटा निकाल रहे हैं, 3 घंटा रिवीजन के लिए रखिए, 5 ही 6 घंटा निकाल पा रहे हैं समय पढ़ने के लिए, तो डेढ़ घंटा रिवीजन के लिए रखिए। और उस रिवीजन में क्या करना है कि उस दिन जो पढ़ा है आपने, हाइलाइट वगैरह पे जो भी अंडरलाइन किया, उसको रिवाइज़ करना है और उसके पिछले डे में जो पढ़े थे, उसका दूसरा रिवीजन। तो जब इसको कंटिन्यूटी में कीजिएगा ना, तो आपको देखिएगा कि हर 48 घंटे में कोई भी चीज़ जो पढ़ रहे हैं, उसका 2 रिवीजन सुनिश्चित हो जा रहा है। ठीक है? और वीक में 1 दिन गैप रखिए, उस दिन कुछ नया चीज़ नहीं पढ़ना है, उस दिन जो भी आपने 6 दिन पढ़ा है, उसको तीसरा रिवीजन कर जाना है। 5 से 6-7 घंटा समय दीजिए, उसको तीसरा रिवीजन कीजिए। तो रिसोर्स पढ़ना जितना इम्पोर्टेंट है, कोई भी सोर्स, कोई भी नोट्स, मटेरियल, उससे ज़्यादा कहीं इम्पोर्टेंट है उसको
रिवाइज़ करना। मैं बार-बार रिवीज़न पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से पूरा एग्ज़ाम का जो गेम है वो रिवीज़न पे ही टिका है। रिवीज़न, रिवीज़न, रिवीज़न। ठीक है? स्टार्ट कैसे करना है? कुछ नहीं, बुक निकालिए, कोई भी बुक निकालिए, उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कैसे पढ़िएगा, कौन-सा टॉपिक पढ़ना है, छोड़ना है, तो सिलेबस देखिए। यूपीएससी ने आपको क्या दिया है? यूपीएससी ने 2 ही चीज़ आपको दिया है। यूपीएससी ने एक सिलेबस दिया है आपको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, हर साल का क्वेश्चन देती है। तो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो पहले तो देखिए कि सिलेबस के किस पार्ट से जुड़ता है। अगर सिलेबस से कोई पार्ट जुड़ रहा है, अब मान लीजिए सिलेबस में दिया हुआ है गरीबी, भूख, तो जब गरीबी से जुड़ा हुआ टॉपिक आएगा, गरीबी, बेरोज़गारी, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ेंगे। पर पढ़ते समय ये देखना है कि पढ़ने में क्या डेप्थ होना चाहिए, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, क्योंकि इस पढ़ाई में क्या होता है कि पढ़ने के साथ-साथ कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ती हैं। तो वो डेप्थ आपको निर्धारित करेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, ठीक है? तो 2 चीज़ें देखना है। आगे आते हैं कि एक क्वेश्चन है कि यूपीएससी में कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, कोई भी चीज़ कोचिंग क्या होती है? गाइडेंस होती है। तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि बिना कोचिंग के कोई विद्यार्थी एग्ज़ाम नहीं निकालेगा। बिल्कुल निकाल सकता है, बट वो उस लेवल की तैयारी होनी चाहिए, जो एक कोचिंग के लेते हुए व्यक्ति उस लेवल की तैयारी कर रहा है। तो आप घर में अगर वैसे रिसोर्सेज़ पढ़ के उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपका बिना कोचिंग के भी निकल सकता है और कितने लोग निकालते हैं, हर साल निकालते हैं, है ना? सबसे दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है टेस्ट सीरीज़ का। भले आप कोचिंग लो या ना लो, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज़ तो सॉल्व करना ही चाहिए। मॉक टेस्ट बिल्कुल देना चाहिए। खास करके जैसे प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट की बात करें, तो उसमें मॉक टेस्ट दीजिए। इर्रेस्पेक्टिव कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, उस पे फोकस नहीं करना है। फोकस इस पे करना है कि जो हम मॉडल आंसर्स मिलते हैं, कहीं का भी टेस्ट सीरीज़ लिखिएगा, मॉक्स दीजिएगा, तो उसमें मॉडल आंसर्स मिलते हैं। तो उस मॉडल आंसर को पढ़िए। है ना? तो मॉडल आंसर को 3 से 4 बार जब पढ़िएगा, और उसमें भी देखिए कोई भी चीज़ पढ़िए तो ऐसे नहीं कि हवा-हवा ये सब पढ़ जा रहे हैं। पढ़ते समय आप हाइलाइटर पेन लेके बैठिए, चीज़ों को हाइलाइट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, ठीक है? तो उसको जब पढ़िएगा तो वो भी एक तरीके से सिलेबस का रिवीजन हो जा रहा है। ऑलरेडी आप सिलेबस कहीं पढ़ रहे हैं और टेस्ट सीरीज़ में उसी सिलेबस से तो क्वेश्चन्स है ना। तो अगर आप मान जैसे प्रीलिम्स में मेरे हिसाब से कम एक विद्यार्थी को पूरे 1 साल में कम से कम आपको 30 से 40 टेस्ट देने चाहिए। दैट मीन्स कि अ, हर टेस्ट में 1000 सवाल होते हैं। तो 3000 से 4000 ऑब्जेक्टिव सवाल प्रीलिम्स के लिए आपको बनाना ही बनाना चाहिए। और मेंस में देखिएगा कम से कम उसमें भी 30-40 टेस्ट देना चाहिए, तो मेंस के हिसाब से 600 से 700-800 सवाल को आपको सॉल्व करना है। तो जो भी सवाल बना रहा है, इधर प्रीलिम्स का या मेंस का, खास करके प्रीलिम्स में तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसको क्या करना है आपको कि मॉडल आंसर को बहुत गंभीरतापूर्वक पढ़िएगा। तो पूरा एक जो टेस्ट है वो 2 घंटे टेस्ट देने में लगाइएगा, आधा घंटा उसको एनालिसिस करने में लगेगा कि ये गलत हुआ क्वेश्चन तो क्यों गलत हुआ? किस वजह से गलत हुआ, है ना? और उसके बाद फिर उसको ढाई घंटा, 3 घंटा लग जाता है मॉडल आंसर पढ़ने में। तो देखिएगा कि एक पूरा टेस्ट देना कितने देर का प्रोसेस है? 5 से 6 घंटे का प्रोसेस है। तो टेस्ट देने में 5-6 घंटा लगाइए। तो जो मैंने बोला था ना कि सप्ताह में 6 दिन पढ़ना है, तो जो 7वाँ दिन गैप मिला, उस 7वें दिन में आपको पूरे वीक का रिवाइज़ करना है 5-6 घंटे में और 5-6 घंटे टेस्ट में लगाना है। राइट? फिर इसमें एक क्वेश्चन है कि यूपीएससी में एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल है? देखिए, एनसीईआरटी किसी भी विषय की समझ बनाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि पॉलिटी में 11th वाली जो एनसीईआरटी है, राजनीतिक सिद्धांत, तो उसमें आपको अलग-अलग जो की कॉन्सेप्ट है ना पॉलिटी के, जैसे प्रिएम्बल में जितने भी लिखे हैं कि हम भारत के लोग भारत के नागरिकों को क्या-क्या देना चाहते हैं। तो उसमें कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना चाहते हैं। तो न्याय आपको बहुत अच्छे से समझाया गया उसमें कि न्याय का मतलब क्या होता है, आपके लिए क्या मतलब है न्याय के, कैसे न्याय सुनिश्चित हो सकता है। तो न्याय का एक बहुत अच्छा आपको मतलब कि क्या कहेंगे उसको, बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। हर टॉपिक में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, बंधुत्व। तो एनसीईआरटी किसी भी विषय के की कॉन्सेप्ट को बनाने में और साथ ही साथ उस विषय की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। तो बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। हालाँकि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आपका काम नहीं चलेगा। ऐसा कोई सोचे कि मैं भूगोल वाला एनसीईआरटी 11th वाला पढ़ लूँ दोनों, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत का भौतिक भूगोल, तो काम चल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको एडवांस लेवल का भूगोल फिर पढ़ना पड़ेगा। इधर आप सविंदर सिंह से टॉपिक पढ़िए, जलवायु विज्ञान या समुद्र विज्ञान या कोई कोचिंग्स का मटेरियल देखिए, तो सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी चीज़ों की बेसिक समझ बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन आपको उसके लिए रेफरेंस बुक आपको पढ़ना ही चाहिए। एनसीईआरटी कैसे पढ़ें? तो कोई भी विषय पढ़ते समय मैंने बोला कि आप यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और यूपीएससी सिलेबस दोनों को ध्यान में रखिए। उसको आपको एक गाइडिंग आपको
पाथ मिल जाएगा, ठीक है? एनसीईआरटी न्यू पढ़ें या ओल्ड पढ़ें, तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर दूँगा कि कुछ ज़्यादातर न्यू ही पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। हालाँकि हिस्ट्री में कुछ 11th वाली कई लोग ओल्ड भी पढ़ते हैं, लेकिन दोनों में मुझे चूज़ करने आप कहिएगा तो मैं कहूँगा कि न्यू वाली पढ़िए। ओल्ड वाली चीज़ का ज़्यादातर कंटेंट एक मोटे रेफरेंस में जैसे बिपिन चंद्र आप पढ़ रहे हैं या स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, तो उसमें रहेगा ही रहेगा, है ना? तो मेरे हिसाब से न्यू वाली पढ़नी चाहिए क्योंकि ज़्यादातर आजकल क्वेश्चन का थीम न्यू आ रहा है, न्यू वाले में से आ रहा है, ठीक है? दूसरा एक है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीएससी ने मैंने पहले ही बोल दिया कि 2 चीज़ें दी हैं, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एक तरीके से गाइडिंग पाथ है, यही टॉर्च है आपका जो यूपीएससी ने दिखाया है कि भाई यही पढ़ना है आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज कोई भी चैप्टर खत्म हो आपका, इधर वो कोचिंग्स में हो रहा हो, सेल्फ स्टडी से हो रहा हो, तो उसको क्या करना है कि आपको पीवाईक्यू में जाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में जाना है, देखना है कि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, प्री वाले भी और मेंस वाले भी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, ठीक है? दूसरा इसमें एक चीज़ और है कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें? मेरे हिसाब से एक करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है। आज के ज़माने में कई सारे लोग बहुत ज़्यादा भटकाव करंट अफेयर्स में देते हैं, ठीक है ना? तो करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा भटकने की जगह मैं सजेस्ट करूँगा कि एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ा कीजिए, आपको उसमें समय दीजिए 45 मिनट से 1 घंटे और एक मंथली मैगज़ीन फ़ॉलो किया कीजिए। विज़न आईएएस की काफ़ी अच्छी मंथली मैगज़ीन होती है, तो उस मंथली मैगज़ीन को फ़ॉलो कीजिए और उसमें भी वही चीज़ करना है, अंडरलाइन करना है, हाइलाइट करना है। तो प्रॉपर 1.5 से 2 घंटा का समय, उससे ज़्यादा समय प्रतिदिन करंट अफेयर्स के लिए नहीं देना चाहिए और इस दोनों से ज़्यादा रिसोर्स भी मैं नहीं बोलता हूँ कि अब बहुत ज़्यादा कोई मंत्रालय वेबसाइट देखने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा समय अ मतलब करंट अफेयर्स के एनालिसिस पे लगाने लगे हैं, तो उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा। हेल्पफुल क्या होता है? बेसिक चीज़ों की बेसिक समझ बनाना, बेसिक की कॉन्सेप्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग करना और उसको करंट अफेयर्स से लिंक करना, ठीक है? तो इसमें करंट अफेयर्स मैंने बताया। कितने ईयर का करंट अफेयर्स तो देखिए इसका कोई तय पैरामीटर नहीं है, लेकिन हाँ, ज़्यादातर लोग 1 साल पीछे का पढ़ते हैं। मैंने भी 1 साल जब आपका प्रीलिम्स है, उस प्रीलिम्स से 1 साल जैसे अगले साल के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अभी से करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूछते पहले से भी हैं, जैसे इसी बार देखिएगा कि प्रीलिम्स में सवाल थे, तो 1-2 साल पहले के करंट अफेयर्स से थे। बट आप उतना ज़्यादा कर नहीं पाओगे। अगर मान लो कि आप पढ़ भी पाओगे ना, तो एग्ज़ाम हॉल तक कैरी नहीं कर पाओगे उतना ज़्यादा। ठीक है? तो अगर आप उतना ज़्यादा कैरी नहीं कर पा रहे हो तो पढ़ने से क्या फ़ायदा? सपोज़ मान लीजिए कि आज हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और पढ़ने में हमने आज आज समय दिया उसको मान लीजिए कि 2 घंटा और उसको 2 घंटा पढ़ने के बाद आज से 10-15 दिन के बाद वो चीज़ याद ही नहीं हो रहा है। तो आज जो 2 घंटा दिए थे तो बर्बाद हुआ ना एक तरीके से। तो इस पूरी तैयारी में 12, 13, 14 महीने का जो टाइम होता है बहुत ही कीमती होता है, उसमें एक-एक मिनट कीमती होता है, बर्बाद एकदम नहीं करना है। तो ऐसे कोई भी चीज़ पढ़ने में बर्बाद नहीं करना है जो कि एग्ज़ाम हॉल तक हम कैरी ना कर पाएँ। ठीक है? हाँ, तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट आपको नहीं करूँगा कि उसको आपको मतलब कि 1 साल से पुराना करंट अफेयर्स पढ़िए, 1 साल काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स वाले आप लोग सवाल पूछ रहे हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स में कौन-कौन है, क्या है, तो उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको एक लिंक अपना रिसोर्सेज़ का दे दूँगा। उससे ज़्यादा दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ों पे भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है? मेरा ऑप्शनल पीएसआईआर था, ठीक है? अब आप इसमें आता है कि न्यूज़पेपर कितने इम्पोर्टेंट है। न्यूज़पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, उसमें आपको नॉट ओनली आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, साथ ही साथ आपको एक मतलब कि किसी भी घटना हुआ, कोई भी घटना हो कि चलो रूस ने मान लीजिए कि यूक्रेन पे हमला किया या फिर कुछ ऐसी घटना हुई कि चलिए रूस में जो उसकी प्राइवेट मिलिट्री थी, है ना? वैगनर ग्रुप ने एक सोवरेन कंट्री, रूस इतना बड़ा सुपर पावर है, एक सोवरेन संप्रभु देश है और उस एक संप्रभु देश पर एक प्राइवेट आर्मी कब्जा करने जा रही है उसकी राजधानी पर। तो एक करंट अफेयर्स में उतना अच्छे से नहीं, करंट अफेयर्स में घटना रहेगा, उसके कारण प्रभाव रहेंगे, लेकिन जब न्यूज़पेपर पढ़िएगा ना तो इसकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स के मतलब जो भी उसमें पेपर में लिखते हैं, उनका समझ पढ़िएगा आप। उनका अपना 20, 30, 40 साल का जो अनुभव है, उस अनुभव को पढ़िएगा कि चलो एक रूस मतलब ऐसा प्राइवेट आर्मी ने किया तो क्यों किया? तो ऐसे जितने भी घटना इकोनॉमिक्स की कोई घटना हुई कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, आरबीआई ने रेपो रेट घटा दिया, आरबीआई कब महँगाई पे ज़्यादा फ़ोकस करती है, कब आरबीआई ग्रोथ, विकास पे ज़्यादा फ़ोकस करती है। तो लोगों की अंडरस्टैंडिंग, समझ बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूज़पेपर। तो बिल्कुल पढ़िए, लेकिन हाँ, न्यूज़पेपर में नोट्स-वोट्स नहीं बनाना है। मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर के नोट्स-वोट्स बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। आपको बस न्यूज़पेपर प्रतिदिन पढ़ना होता है, बट 1 घंटा से ज़्यादा समय न्यूज़पेपर पढ़ने पे मत दीजिएगा। स्टार्टिंग में जब आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो हो सकता है कि 1 घंटा की जगह आपको उसमें
ज़्यादा देर भी लग जाए, उसमें 1 घंटा की जगह आपको लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है, बट धीरे-धीरे कोशिश कीजिए कि 1.5 से 2 महीने में उसको घटा के 1 घंटे पे ले आएँ, ठीक है? एथिक्स पे आगे हम लोग बात करते हैं। अब मैंने कौन से न्यूज़पेपर पढ़े, तो पहले मैं दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ता था हिंदी में। लेकिन हाँ, धीरे-धीरे मैंने उसको चेंज करते हुए द हिंदू ले आया था। रीज़न 2 थे, ऐसा नहीं कि दैनिक जागरण उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और हिंदू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रीज़न ये था कि दैनिक जागरण का कवरेज थोड़ा नॉर्थ इंडिया में ही है। हालाँकि जो भी सबसे बड़े-बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ें कवरेज में होती हैं, वो आ जाता है उसमें। बट मतलब स्टिल मुझे लगता था कि हिंदू का कवरेज ज़्यादा है। दूसरा एक बड़ा रीज़न ये था कि मेंस में 300 नंबर का कंपल्सरी इंग्लिश का पेपर होता है। तो क्यों ना इंग्लिश, चूँकि मैंने बताया था आपको कि मैं बिहार में काफ़ी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया हूँ, मेरी इंग्लिश कोई ज़्यादा अच्छी थी नहीं, गाँव से पढ़ा-लिखा था। पटना आने के बाद चीज़ें थोड़ी-सी सही हुई थी, लेकिन स्टिल मैं उतना कंफर्टेबल इंग्लिश में अभी भी नहीं हुआ है। तो मुझे लगा कि यार इंग्लिश को क्यों ना मतलब अलग सब्जेक्ट की तरह पढ़ने से ज़्यादा बेस्ट है कि उसको मतलब ये कर देते हैं, एक डेली के रूटीन में ले आता है। तो सबसे बेस्ट है न्यूज़पेपर इंग्लिश में पढ़ लो। आधा चीज़ें समझ में नहीं आएँगी, लेकिन कोई बात नहीं, जब धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते रहिएगा तो एक आदत डेवलप हो जाता है। तो मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर को फॉलो किया था। कैसे पढ़ें? कुछ नहीं, बस उसको पढ़िए, समझ बनाइए, घटनाओं को देखिए कि क्या हो रहा है। कोई भी चीज़ नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी समय एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें मंथली मैगज़ीन में आ जाएँगी। जो भी लोग मंथली मैगज़ीन बनाते हैं ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, 6, 7, 8 न्यूज़पेपर, जितने न्यूज़पेपर है सबका निचोड़, पीआईबी वगैरह होता है, सबको एक कंपाइल कर देते हैं आपको मंथली मैगज़ीन में। तो मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे पढ़ें? खुद ब खुद क्षमता डेवलप हो जाएगी। बस ये ध्यान रखिए पॉलिटिक्स में नहीं उलझ जाना है। न्यूज़पेपर पढ़ते समय एक पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा होते हैं, दूसरा कुछ ऐसे न्यूज़ होते हैं कि सिपाही ने दरोगा को मारा थप्पड़। तो सिपाही ने दरोगा को मारा थप्पड़ आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा कि अरे भाई क्या हो गया? लेकिन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ये कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? सिलेबस देख के। तो सिलेबस की समझ रखिए, सिलेबस को ऑलवेज़ ये देखिए और सिलेबस देख के बताइए कि न्यूज़पेपर उसमें कौन-सा टॉपिक सिलेबस में न्यूज़पेपर से जुड़ता है। और करंट अफ़ेयर्स की जितनी सारी चीज़ें हैं, उसमें मैगज़ीन सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मैगज़ीन जैसे मैंने बोला कि मैं विज़न आईएएस हिंदी वाला मैगज़ीन पढ़ता था, फ़ॉलो करता था, उसको फ़ॉलो कीजिए, लाइन अंडरलाइन पढ़िए, हाइलाइट कीजिए, उसी को एग्ज़ाम के अंतिम 2 महीने में फिर से रिवाइज़ करना था, ठीक है? एक बुक को कितनी बार पढ़ें? देखिए एक बुक को स्टार्टिंग में तो मैंने बोला ना कि कोई भी एक रिसोर्स लीजिए तो बुक पढ़ने की जगह टॉपिक पढ़िए। ऐसा नहीं कोई बुक उठाया और पेज 1 से लेकर पेज 200 तक पढ़ गया, नहीं। और टॉपिक देखिए कि टॉपिक यूपीएससी में है कि नहीं और समझ हमसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। तो उसको पढ़िए, चीज़ों को हाइलाइट अंडरलाइन कीजिए और जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ रिवीजन तो कोशिश कीजिए कि उसी दिन एक रिवीजन हो जाए जितना भी आज हमने पढ़ा है और अगले दिन फिर उसका एक दूसरा रिवीजन हो जाए। तो बस 2 लेयर का रिवीजन इम्पोर्टेंट है, फिर जब एग्ज़ाम का अंतिम 2 जब आप जिस साल प्रीलिम्स दीजिएगा अगले साल तो उसका अंतिम 2 महीना जो प्रीलिम्स का होता है, उसमें नया कुछ भी नहीं पढ़ना होता है। उसमें जो भी आप 1 साल पढ़े हैं ना ऐसे 2-3 बार, उसी को फिर 1-2 रिवीजन और हो जाता है। ठीक है? मैगज़ीन्स मैंने बता दिया आपको, विजनियस हिंदी फॉलो करता था। कैसे पढ़ें? चीज़ों को पेन हाइलाइटर लेके बैठता था, उसी चीज़ को हाइलाइट करता था, अंडरलाइन करता था और मैंने मैगज़ीन के भी नोट्स नहीं बनाए। कई लोग सोचते हैं कि मैगज़ीन के नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि मैगज़ीन के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि इसमें बहुत लोग बनाते भी हैं, वो भी अच्छी बात है कि बना रहे हैं। पर मुझे लगता है कि एक स्टार्टिंग वाले समय में उतना समय होता नहीं है किसी स्टूडेंट के पास कि वो मैगज़ीन का भी नोट्स बनाए, स्टैंडर्ड बुक पढ़े तो उसका भी नोट्स बनाए। तो नोट्स मैगज़ीन या बुक्स का नहीं बनाना चाहिए, नोट्स टॉपिक का बनाना चाहिए। अगर टॉपिक मान लीजिए कि चाइल्ड लेबर है, बाल श्रम है, तो हमको पता है कि सोसाइटी सोशल जस्टिस में टॉपिक है। तो एक बार बाल श्रम का नोट्स बनाइए कि बाल श्रम होता क्या है? कुछ डाटा रख दीजिए उसमें कि भारत में चाइल्ड लेबर इतना है, उसमें कुछ आंकड़े रख दीजिए। फिर उसमें परिभाषा दे दीजिए आईएलओ के हिसाब से बाल श्रम ये होता है। बाल श्रम के कारण क्या है? तो बस 4, 5, 6 क्रिस्प पॉइंट रख दीजिए कि भारत में बाल श्रम के कारण है। वो बाल श्रम के प्रभाव क्या हुए हैं तो उसमें रख दीजिए। बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार ने कौन-सा नीति, कानून या योजना कुछ रखा है तो उसको साइड में रख दीजिए। मुश्किल से 1 से डेढ़ पेज में नोट्स बन जाएगा। तो नोट्स जब भी बनाइए तो टॉपिक वाइज़ बनाइए और टॉपिक कहाँ से डिसाइड होगा? यूपीएससी सिलेबस से डिसाइड होगा। कभी भी बुक, मैगज़ीन और इस तरीके से चीज़ों का नोट्स नहीं बनाया कीजिए। ठीक है ना? तो ये हुआ दूसरा अब आते हैं जैसा कि मैंने बोला कि हाँ, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं मिस कर गया था कि आपको कभी भी ना यूपीएससी की तैयारी जब भी आपको देना है,
तो इस वजह से किसी के प्रेशर में आके मत दीजिए कि मैं दिल्ली या मैं इलाहाबाद, प्रयागराज, इंदौर कहीं भी चला गया और वहाँ तैयारी कर रहा हूँ, पेरेंट्स का पैसे लग रहे हैं, तो क्यों ना उसको देना चाहिए। तो नहीं, वो पर्पज़ हमारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मतलब कि हम तैयारी कर रहे हैं तो अटेम्प्ट देना है। अटेम्प्ट आप तभी दो जब आप फुल्ली प्रिपेयर हो। मतलब जब तक सिलेबस अच्छे से कवर नहीं हुआ हो, जब तक कम से कम हमने 300-400 मेंस के क्वेश्चन्स ना लिखे हों और जब तक हमने ढाई 3 हज़ार प्रीलिम्स के क्वेश्चन्स ना बनाए हों, तब तक अगर कोई सोच रहा है कि हम अटेम्प्ट दें, तो बेवकूफ़ी है उसकी, नहीं निकलेगा एग्ज़ाम, है ना? अटेम्प्ट तभी दीजिए जब आप फुल्ली प्रिपेयर हो। आप ही प्रिपेयर नहीं हो और युद्ध भूमि में पहुँच गए, तो ऑब्वियस सी बात है ना, शहीद होके आ जाओगे। तो कभी भी अटेम्प्ट नहीं बर्बाद करना चाहिए। मैंने अपना पहला अटेम्प्ट ऐसे ही बर्बाद कर दिया था और बाद में मुझे वो बड़ा पछतावा हुआ कि हमने पहला अटेम्प्ट बर्बाद कर दिया। तो अटेम्प्ट मत बर्बाद कीजिए, अटेम्प्ट तब दीजिए आप फुल्ली प्रिपेयर हो, ठीक है? तो जब भी आप सोचे कि हमको यूपीएससी की तैयारी प्रारंभ करनी है, तो ऐसा कोई ज़बरदस्ती या जल्दीबाज़ी मत कीजिए कि अगले साल अटेम्प्ट देना ही देना है। एक बार अगर आप अटेम्प्ट के साइकिल में फँस जाइएगा ना कि कोई चीज़ अटेम्प्ट देना है, फिर पता चला कि प्रीलिम्स निकल गया तो मेंस नहीं निकल रहा है, वो इसलिए होता है क्योंकि आप फुल्ली प्रिपेयर नहीं होते हो। आप जब फुल्ली प्रिपेयर हो, आपको भले 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे देखो बड़ा फेमस एक कथन है, मैं नाम भूल रहा हूँ शायद एक बड़ा फेमस व्यक्ति है, उनका कथन है कि अगर हमको कोई पेड़ काटने के लिए 6 घंटा दिया गया है, ठीक है? कि 6 घंटा में पेड़ की इस डाली को काटना है, तो मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में 4 घंटा लगाऊँगा। 2 घंटा में पेड़ कट जाएगा अगर मेरा कुल्हाड़ी ठीक रहेगा। तो आपको अगर अपनी कुल्हाड़ी दैट मीन्स कि अपनी प्रिपरेशन को तैयार करने में लगभग 70-80 परसेंट टाइम देना चाहिए। तब डिसाइड कीजिए कि हम प्रिपेयर हैं कि नहीं। आपको भले 1 साल पढ़ के ये लग रहा है कि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ या नहीं तो मत दो अटेम्प्ट आप। आप अगले साल के लिए करो, ठीक है? तो प्रॉपर टाइम दो। एक ही बार है ना, 1 साल में निकल जाएगा आपका। तो क्यों ना वैसे साल दें जब हम फुल्ली प्रिपेयर हों, राइट? ठीक है? तो तैयारी जब से भी प्रारंभ कीजिए, कब से तैयारी स्टार्ट करें इम्पोर्टेंट नहीं है, जब से भी स्टार्ट करें ऑब्वियस सी बात है जब ग्रेजुएशन माँगा जा रहा है, 21 साल मिनिमम उम्र है, तो उसी समय दीजिएगा, 20 साल में तो कोई दे नहीं पाएगा। तो जब से तैयारी दीजिए उसमें जब प्रिपेयर हो तब अटेम्प्ट दीजिए। फिर आते हैं कितने घंटे पढ़ाई की है, तो मतलब कितने घंटे पढ़ाई किया मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि जितने भी घंटे पढ़ाई किया उसमें कितना उसको ग्रहण किया। फुल्ली जब कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमारा 100% माइंड वहीं पे होना चाहिए, किताब के साथ होना चाहिए, अदर कोचिंग्स ले रहे हैं तो क्लास में होना चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रॉपर 7-8 घंटे की पढ़ाई अगर आप कर ले रहे हो ऑन एन एवरेज पर डे या महीने में जैसे उस हिसाब से देखिए तो 200 घंटे के आसपास आप पढ़ रहे हैं, 200 250 घंटे तो सफिशिएंट है ना? मैंने अपना एक कैलकुलेशन किया था कि कितना घंटा पूरे साल मिला के मतलब कि इस एग्ज़ाम के लिए होना चाहिए। तो मेरा अपना एक कैलकुलेशन आया कि लगभग 3000 से 4000 घंटा ये एग्ज़ाम माँगता है तैयारी को, है ना? तो आप देखो कि 3000-4000 घंटा आप 1 साल में निकाल रहे हो या 2 साल में निकाल रहे हो। उसी हिसाब से आपको समय मिलेगा। तो डेली कितने घंटे इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट हो, फुल टाइम पढ़ना ही आपका ड्यूटी है, तो आप दीजिए ना समय। यही जीवन है ना, आप सोचो ना आपका पूरा क्लास बदल जाएगा। अभी आप जो चीज़ कर रहे हो सीधे अगर आप मान लो कि यूपीएससी निकाल लिए, कोई भी सर्विस मिला, आईएएस मिला, आईपीएस मिला या नीचे वाले भी कोई सर्विस मिले, तो आप मतलब भारत जितना बड़ा देश है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हम लोग हैं, हमारा दुनिया का सबसे आबादी वाला देश है, उसके सबसे टॉप सर्विसेज़ में आप हो। तो आपका पूरा मतलब कि क्लास ही बदल जाएगा, है ना? तो आपको इसमें घंटे की जगह ना जी-जान लगा देना चाहिए कि जितना भी समय हमको मिल रहा है, उस पूरे समय का हम सदुपयोग करें तैयारी में। घंटा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? मुझे यूपीएससी की तैयारी के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला? तो देखिए मैं पटना में रहता था और काफ़ी रूरल बैकग्राउंड से जहानाबाद ज़िले से मैं आया हूँ बिहार के। काफ़ी अंदर का गाँव है ना? अभी भी मेन रोड से 3 किलोमीटर अंदर है तो वहाँ से गाड़ी उतरो और गाड़ी उतर के पैदल जाना पड़ता है अगर आपके पास कोई साधन ना हो तो। तो मैं उस जगह से आया, पटना आया, फिर मैंने देखा ना अलग-अलग जगह की समस्याएँ मैं देख रहा था। और ज़्यादातर मेरा ब्यूरोक्रेसी से जो रिश्ता था, मैं देखता था कि कैसे सिविल सर्वेंट्स काम कर रहे हैं या फिर मैं जब तो मुझे लगता था कि मैं अगर इस सर्विसेज़ में गया ना, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। आप देखो, आप ऑलरेडी अपने अगल-बगल देखिए कितनी समस्याएँ हैं। मतलब अस्पताल से देखिए तो अस्पताल में इतनी भीड़ है, सरकार कहती है कि फ्री दवाएँ हम देते हैं, फ्री दवाएँ मिल कहाँ रही हैं, है ना?
फिर आप देखिएगा जो कोई भी शिक्षा देखिए तो सरकारी स्कूलों का आप हाल देख लीजिए कितना खराब मेरे हिसाब से चल रहा है। आप सड़कों जाके देखिए तो कोई सड़क बनता है और सड़क टूट जाती है बहुत जल्दी। आप शहर में रहते हैं तो शहरों में देखिए कितना कूड़ा का भंडार, हर जगह कूड़ा फैला हुआ है। लोग मतलब तुम कहीं भी कोई नदी किनारे बह रही है तो देखिए कि कितना गंदा पानी उसमें हो गया है। तो अगर कोई नदी बह रही है और उससे रिलेटेड ऑफिसर उस नदी के अगल-बगल रह रहा है या नहीं तो देख रहा है, आते-जाते देख रहा है, तो क्या उसको शर्म नहीं महसूस होती है कि भाई इतनी गंदी नदी कैसे है? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इसके लिए ज़िम्मेदार अथॉरिटी हूँ। तो मैं इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया करता था, है ना? कि अगर मैं सर्विसेज़ में गया तो जो भी मेरी ड्यूटीज़ रहेंगी, जो भी मुझे उस पद को धारण करते समय पावर्स दिए जाएँगे, उसका उपयोग मैं पब्लिक सर्विस के लिए करूँगा। जनता भारत में देखिए कितनी गरीबी है, गरीबी, भुखमरी से लेके कितनी समस्याएँ हमारे देश में मौजूद हैं। तो उस समस्या को सॉल्व करेगा कौन? वही करेगा ना जो समस्या को अंदर से महसूस किया है। तो मैं बहुत ही पहले से समस्याओं को देखता था, मैं पटना में रहा, बहुत सारी समस्याएँ देखी अर्बन प्लानिंग से जुड़ी हुई। तो मुझे लगा कि मैं इस सर्विस में जाता हूँ, कुछ करूँगा। तो मुझे मोटिवेशन एक्चुअली वहाँ से मिला था और इनफैक्ट मैंने इसी वजह से ती 3-4 अटेम्प्ट दिए, अच्छे से नहीं हुआ 17 में, तो फाइनल जब छोड़ा और दूसरी बार जब तैयारी करने का डिसीज़न लिया 2021 में, तो वही फैक्टर्स थे। फैक्टर क्या था, कोविड की वजह से जो अव्यवस्था फैल रखी थी, तो मुझे लगा कि मैं अगर जाऊँ ना तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। एक क्वेश्चन इसमें ये भी है कि खुद को मोटिवेट कैसे करें? देखिए मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम की तैयारी में। कोई एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसा वन डे एग्ज़ाम नहीं है। आपको ये लॉन्ग रेस का आपको इसमें घोड़ा बनना है। तो बहुत फेल्योर्स मिलेंगे, जितने ज़्यादा फेल्योर्स मिलेंगे ना उतने ज़्यादा आप अकेले हो जाओगे, टूट जाओगे। मतलब 1-2 अटेम्प्ट तक नहीं होगा, आपके अगल-बगल लोगों को लगेगा कि यार ये तो ऐसे ही गया था, कुछ होगा नहीं इससे। 3-4 अटेम्प्ट भगवान ना करे पहुँच जाओ तो फिर आपको मतलब परिवार वगैरह से भी हो सकता है ये आ जाए। ऐसा भी आवश्यक नहीं है लेकिन लगने लगता है लोगों को कि शायद इससे नहीं निकलेगा। हालाँकि मेरे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे, मेरे मम्मी-पापा या जो भी मेरी भाई-बहन जो इमीडिएट दोस्त थे मेरे 2-3 उनको ऑलवेज़ यकीन था कि नहीं तुम निकाल लोगे। है ना? बट आपको खुद पे डाउट होने लग जाता है, सेल्फ डाउट होने लग जाएगा कि क्या मैं सच में निकाल लूँगा या निकाल लूँगी, है ना? तो चौथा अटेम्प्ट आते-आते ना खुद पे डाउट होने लग जाएगा कि नहीं शायद मेरे से नहीं निकलेगा। क्योंकि लंबा समय हो जाता है और जैसे-जैसे समय रहेगा अलग-अलग चैलेंजेस सामने आने लग जाते हैं। आप घर से दूर रहते हो तो आपको सर्वाइव का समस्या आती है, खुद से पैसे कमाने पड़ेंगे सर्वाइवल के लिए शहरों में रहने का, खाने-पीने से लेके आपको समय की कमी होगी, निजी जीवन में परेशानियाँ आने लगेंगी, तो तमाम तरीके की परेशानियाँ आने लग जाती हैं। तो उसको ये होता है कि कैसे उस चीज़ को टैकल करें, तो मोटिवेट रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कैसे मोटिवेट रहिए? तो जब भी ऐसी कोई समस्या है ना, तो मतलब आँख बंद कीजिए और सोचिए कि हम तैयारी कर क्यों रहे हैं? तो एक तो 2-3 चीज़ उभरेगा। अगर किसी को पद, पैसा, प्रतिष्ठा अलग-अलग तरीके से चीज़ें उभर के आएँगी। बट मेन अगर कोई तैयारी ये सोच के किया होगा ना कि हमको पब्लिक के लिए कुछ करना है, पब्लिक सर्विस में कुछ जाना है, तो वो उसको प्रोत्साहित करेगा। और दूसरा एक चीज़ है कि कभी निजी जीवन से जोड़ दीजिए। अब तैयारी करते समय आँख बंद कीजिए और सोचिए कि यार हम कलेक्टर बन गए हैं, है ना? या एसपी साहब बन गए, कप्तान बन गए और जिले में गाड़ी इनोवा से हम घूम रहे हैं। मज़ा ही मज़ा है ना? आपके लिए क्या ही कहा जाए। तो इस तरीके से मोटिवेशन ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों से भी बनता है और बड़ी-बड़ी चीज़ों से भी बनता है। तो आप अपना देखिए कि मोटिवेशन कैसे बना रहे हैं, बट मोटिवेशन बनाए रखना इम्पोर्टेंट है, मोटिवेशन ज़रूर बनाइए, क्योंकि नहीं बनाइएगा तो पढ़ना नीरस हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और ऑप्शनल इनफैक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे देखिए पहला मैंने कहा कि मेरा ऑप्शनल इस बार पीएसआईआर था, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन हिंदी में था और मेरा 272 नंबर आया, तो डिसेंट नंबर है, अच्छा नंबर है और मैंने जीवन में पहली बार पीएसआईआर लिखा। मैं पहले पीएसआईआर पढ़ा भी नहीं, बस एग्ज़ाम से 6, 7, 8 महीना पहले पीएसआईआर पढ़ना स्टार्ट किया था एज़ अ सब्जेक्ट। उसको डिटेलिंग में पढ़ा, थ्योरी थिंकर पे कमांड किया और एग्ज़ाम में उसका रिज़ल्ट दिखा है ना? कई सारे लोग होते हैं कि गलत ऑप्शनल का चयन कर लेते हैं और गलत ऑप्शनल चयन करके वो लंबे समय तक उसी ऑप्शनल में फँसे रहते हैं, वो छोड़ने का डिसीज़न ले ही नहीं पाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ी गलत स्ट्रैटेजी है। आप क्या करो कि ऑप्शनल ऐसा डिसाइड करो जिसमें सबसे पहले इंटरेस्ट हो, रुचि हो आपकी, दूसरा उसमें रिसोर्सेज़ अवेलेबल हों। जब रिसोर्स मैं बोल रहा हूँ तो उसमें पुस्तकें हो गई, नोट्स हो गया, मटेरियल्स हो गए, गाइडेंस हो गए। आप जब टेस्ट सीरीज़ लिखिएगा तो उसके लिए चेक करने का ऑप्शंस हो। तीसरा उसमें एक बड़ा चीज़ ये हो जाता है कि उस ऑप्शनल में ट्रेंड्स क्या है? कभी-कभी ट्रेंड के हिसाब से भी अब देखो, हालाँकि कोई भी ऑप्शनल यूपीएससी का बुरा नहीं है, हर ऑप्शनल में नंबर आते हैं। लेकिन स्टिल कभी-कभी किसी समय कुछ खास पीरियड में ऐसा होता है कि किसी ऑप्शनल में नंबर ही नहीं मिलता है।
तो क्यों फालतू का एक्सपेरिमेंट करना, है ना? तो क्यों ना ऐसा ऑप्शनल चयन करें जिसमें बहुत बुरा भी किसी का एवरेज नंबर ना हो। ठीक है? तो इन सारे आधारों पर ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए। मीडियम की जहाँ तक रही बात, तो जैसा मैंने कहा कि मैं 10th तक हिंदी मीडियम से था, 10th के बाद आया पटना में पढ़ा तो इंग्लिश में मतलब चीज़ें साइंस वगैरह इंग्लिश में ही लिखता था। लेकिन जब मैं तैयारी करने आया तो फिर हिंदी ले लिया। तो मीडियम ऐसे चयन करना चाहिए ना कि मेरे हिसाब से हिंदी इंग्लिश का कोई बड़ा फ़र्क पड़ता नहीं है। हालाँकि अगर पड़ता भी होगा मेंस में 2, 4, 5 नंबर का, तो उसमें रैंक इधर-उधर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हिंदी मीडियम लेने से आप या कोई भी और अदर नेटिव जो भी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ कोई भी मीडियम लेने से आप अ, मतलब कि मतलब आपको कोई नुकसान होगा। मुझे नहीं लगता कोई नुकसान होगा। आपको डिलीवरी करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो किसी भी मीडियम में हो सकता है। मीडियम क्या है? जैसे मैं अपनी बात आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो ये मीडियम का ही रोल है ना कि मेरे अंदर जो नॉलेज है, उस नॉलेज को मैं आप तक भेज रहा हूँ, नॉलेज एंड वो सारी चीज़ों का। तो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी किसी में भेजूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? नॉलेज अलग है, मीडियम अलग है। दिक्कत होती है कि लोग दोनों को मिला देते हैं, नॉलेज मीडियम दोनों को मिला देते हैं। तो मेरे हिसाब से नॉलेज मीडियम को मिलाना नहीं चाहिए, अलग-अलग रखिए। आप किसी भी मीडियम में नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं और उसी नॉलेज को एग्ज़ामिनर तक लिख के आपको पहुँचाना है। तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा, बस वही चयन कीजिए मीडियम, जिसमें आप लिखने में कंफर्टेबल हो, जिसमें आप बोलने में कंफर्टेबल हो, जिसमें आप समझने में कंफर्टेबल हो। समझ रहे हैं? तो आपको इंग्लिश लगता है, इंग्लिश चयन कीजिए, हिंदी लगता है, हिंदी चयन कीजिए, कोई और लगता है, कोई और चयन कीजिए। ठीक है। सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहिए कि नहीं तैयारी करते समय, तो मेरे हिसाब से देखो मैं तो खुद ही इंस्टाग्राम पे रहता था। बट हाँ, ये है कि एग्ज़ाम से अंतिम 2-3 महीना पहले मेरे हिसाब से उसको ब्रेक दे देना चाहिए। बट हाँ, आप बीच में यूज़ कर सकते हैं, बट उसका कंस्ट्रक्टिव यूज़ कीजिए। अब जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे तो मुझे लगता है फेसबुक वगैरह यूज़ करने का कोई मतलब बनता नहीं है। वो बहुत ज़्यादा ये हो गया डिस्ट्रप्टिव है। लेकिन इंस्टाग्राम लोग यूज़ करते हैं, लोग ट्विटर यूज़ करते हैं, लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। तो उसमें ख़ास करके इंस्टाग्राम, ट्विटर में या यूट्यूब में ऐसी चीज़ों को फ़ॉलो कीजिए जो आपको एग्ज़ाम रिलेटेड हो। जैसे कोई मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, तो उसके सोशल मीडिया पेज को फ़ॉलो कर लीजिए कीजिए। उसमें जो भी अच्छे-अच्छे इन्फोग्राफिक्स वो पोस्ट करते हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाएँगे तो आपको चीज़ें रिवाइज़ होंगी। माई गॉव, माई जीओवी को कर लीजिए, नीति आयोग को कर लीजिए, है ना? तो इनक्रेडिबल इंडिया को कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को कर लीजिए। तो सोशल मीडिया आप अपने लिए यूज़ करना चाहें तो एक बेहतर चीज़ भी सिद्ध हो सकती है, और लेकिन अगर गलत, जैसे आप कोई रील्स देखने लगता है तो पता चला कि 2 घंटा तक रील्स ही देखने रहा है, ऐसे स्क्रॉल करने का आदत बन जाता है ना? वीडियोज़ देखने लग गए। तो आपको खुद उस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा कि कितना समय, क्योंकि अगर आपने तैयारी करने का डिसीजन लिया है तो ऑब्वियस सी बात है यूपीएससी, अब मैंने कहा क्लास ही बदल जाता है ना आपका सीधे सेलेक्ट हो जाओगे तो। तो क्यों ना उस क्लास को बदलने के लिए मेहनत तो कुछ चाहिए ना, कुछ तो त्याग माँगेगा ना। तो त्याग क्या है? अपने समय को नहीं बर्बाद करना त्याग है। तो समय को नहीं बर्बाद करना कैसे करोगे आप? तो आपको सोशल मीडिया को जुडिशियल वे में कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज़ करना है। जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ या जो भी तैयारी से जुड़े पेज, यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको ही फॉलो कीजिए, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह को। बाकी अब दिशा पटानी का फ़ोटो देख के क्या करोगे, है ना? दूसरा, यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए, ऑफलाइन, ये कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपकी क्या अवेलेबिलिटी है, आपकी क्या कंडीशन है। किसी के पास पैसे नहीं है तो कहाँ से कोचिंग लेने चला जाएगा, कोई दिल्ली कहाँ रहेगा, इंदौर कहाँ रहेगा, कहीं भी, मतलब जो भी, पुणे कहाँ रहेगा। तो आपकी अपनी कंडीशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग लीजिए। लोग कहीं से भी एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, हर साल ऐसे एग्ज़ाम्पल्स मिलते हैं कि कहीं से लोग एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, ठीक है ना? तो ये मेरे हिसाब कोई बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करता है। डेली आना ज़रूरी है, बिल्कुल भी नहीं ज़रूरी है मेरे दोस्त। आप कहीं से एग्ज़ाम निकाल सकते हो, बस आप एग्ज़ाम के लेवल तक प्रिपेयर करो। मैप नहीं समझ में आते हैं, देखो मैप क्या है कि दीवार पे मैप चिपका दीजिए, 4 मैप तो चिपका ही, इंडिया और वर्ल्ड का फिजिकल और पॉलिटिकल। उसमें कोई भी चीज़ देख रहे हैं, जैसे अब मान लो कि सूडान और दक्षिण सूडान के बीच लड़ाई चल रहा है, उसमें आवेई नाम का रीजन न्यूज़पेपर में आया। तो तुरंत वहाँ पे जाके मैप में आवेई करके लिख दीजिए। तो ऐसे पूरे 1 साल में करंट अफेयर्स की मैगज़ीन पढ़िएगा और न्यूज़पेपर पढ़िएगा, जो-जो चीज़ें मैप्स में आएँगी, आइदर वो इंडिया का मैप में आएगा या वर्ल्ड के मैप में आएगा। तो उसको क्या करना है कि आपको मैप में लिख देना है, तो मैप वैसे ही होता है। ऐसे किसी को बोलिएगा पूरा मैप याद हो जाए तो कहाँ से याद होगा, है ना? और प्लान बी रखना चाहिए कि नहीं? मेरे हिसाब से प्लान बी, देखो ये बड़ा ही अलग-अलग व्यक्तियों की अलग-अलग राय है। बट मेरे हिसाब से होता है ना कि अगर लड़ने आ ही गए युद्ध में तो प्लान बी भागने का थोड़ी होना चाहिए। पहले लड़ने से पहले प्लान बी रख लो। लेकिन एक बार अगर इस तैयारी में आ गए कि मुझे जूझना ही है, तो फिर क्या प्लान बी? सामने शत्रु है, उससे लड़ेंगे हम, प्लान बी क्या होता है? तो प्लान बी, प्लान ए मत सोचो, एक ही प्लान है यूपीएससी निकालना। तो अगर यूपीएससी निकालना एक प्लान है तो पूरी प्लानिंग उसी पे झोंक देते हैं ना, अपना पूरा रिसोर्स उस पे झोंक देते हैं। ठीक है?
एक अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ, देखिए मेरा इंटरव्यू जैसे मैंने बोला ना फिज़िक्स में मास्टर्स हूँ, तो मैं फिज़िक्स से मास्टर्स हूँ तो मतलब कुछ सवाल इनफैक्ट और एक लंबा गैप भी हो गया था, मैं 2014 में तैयारी करने आया था। 1 सेकंड। तो मैं 2014 में तैयारी करने आया था, तो उसमें फिर मतलब मैम का मतलब सत्यवती मैम के बोर्ड में था मेरा, तो मैम का पहला सवाल यही था कि शशि यू डन योर मास्टर्स इन 2014 एंड वी आर हियर इन 2023 क्या कर रहे थे 8-9 साल से? तो जो भी आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसपे सारी जानकारियाँ होती है, तो उसपे प्रिपेयर आपको करना पड़ता है। तो मैंने बहुत अच्छा आंसर दिया कि मैं क्या 8-9 साल से कर रहा था। मैम सैटिस्फाइड थी। उसी से कई सारे काउंटर क्वेश्चंस हुए। फिर फिजिक्स से मेरा सवाल दूसरे मेंबर्स ने पूछना स्टार्ट किया, तो मेरा फिजिक्स 2014 में मैं छोड़ चुका था और टू बी वेरी फ्रैंक मुझे बहुत ज़्यादा डीप फिजिक्स ऑब्वियस सी बात है कोई चीज़ 7-8 साल छोड़ दीजिएगा तो कहाँ से आएगा डीप में। तो उतना डीप आ नहीं रहा था। तो कुछ क्लासिकल वेव मैकेनिक्स वगैरह से सवाल थे, तो मैं इस मुद्रा में था कि सॉरी सर, नो सर याद नहीं आ रहा है सर। बट उनका ये था कि मतलब होता है ना, वो थोड़ा-सा इस मोड में थे कि आपको ये भी नहीं याद आ रहा है, यू हैव डन मास्टर्स इन फिजिक्स। तो मैं था कि सॉरी सर 8-9 साल हो गया, याद नहीं आ रहा है। तो दूसरे मतलब 2-3 मेंबर्स मेरे से सैटिस्फाइड नहीं थे। मैं बहुत बार नो, सॉरी या मैं याद नहीं आ रहा था, ऐसा करके बोल रहा था। लेकिन हाँ, मेरे में कॉन्फिडेंस था। बोलते समय एकदम कॉन्फिडेंस से बोल रहा था कि सर मुझे याद नहीं आ रहा है। अब नहीं याद आ रहा है तो क्या हुआ भाई, नहीं याद आ रहा है। बहुत साल हो गए, 8-9 साल हो गए, नहीं याद आ रहा है। लेकिन हाँ, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी मेरे में। तो उसके बाद फिर एक मेंबर्स फिर हॉबीज़ इंटरेस्ट पे गए। मेरा हॉबीज़ में लिखा हुआ था ट्रैवलिंग न्यू प्लेसेस, वाचिंग सनसेट। सवाल ये हुआ कि दुनिया सनराइज़ देखती है, तुम सनसेट देख रहे हो, उल्टे आदमी हो क्या? या फिर ट्रैवलिंग न्यू प्लेसेस था तो उसमें हुआ कि अभी सबसे लेटेस्ट कहाँ घूमने गए हो, सबसे नया कहाँ घूमे हो आप? तो उसमें मैंने फिर बताया और पूरे डिटेल में उसमें सवाल था कि मैं जैसे गोमुख गया था, इनफैक्ट मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, आप लोग चाहो तो फॉलो कर सकते हो। आप शशि गंगोत्री से सर्च कर लेना या वांडरर शशि WNDERER वांडरर शशि नाम से आ जाएगा। तो उसमें मैं गोमुख गया था तो मैंने मैम को मतलब सर को बताया कि सर गोमुख गया था। उन्होंने पूछा क्या-क्या देखा? तो मैंने सारा एनवायरमेंटल से लेके उसका सोशल, एनवायरमेंटल, रिलिजियस हिमालय में क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, सब चीज़ बताया उनको। उन्होंने फिर समस्याएँ पूछी, मैंने सारी समस्याएँ बताई, सामाजिक, धार्मिक समस्याएँ, सामाजिक समस्याएँ, कैसे एनवायरमेंटल समस्या है, विकास बनाम पर्यावरण का डिबेट बताया, तो दे आर सैटिस्फाइड कि नहीं आपने अच्छे से देखा है। फिर उसमें पर्सनल कुछ सवाल आए कि आप कैसे चले गए? जैसे मैं अकेले गया था बताया उनको, तो कैसे अकेले चले गए? डर नहीं लगा आपको? मैंने बोला कि नहीं सर मेरे में करेज है, मैं साहसी हूँ, चला गया। तो ऐसे करके कई सारे काउंटर सवाल थे, तो बट सैटिस्फाइड थे। एक आईआर से सवाल था, उसमें बहुत सारे आईआर वाले में सवाल में ये था कि हम लोग किसी को मानवीय मदद देते क्यों हैं? अब हम लोग अपना जो मतलब दुश्मन कंट्री नहीं कहें लेकिन अगर फ्रेंडली कंट्री नहीं कहें, सो कॉल्ड फ्रेंडली जैसे पाकिस्तान हो गया, टर्की हो गया, तो इन देशों को भी हम मदद क्यों देते हैं? मतलब ये देश तो हमारा समर्थन नहीं करते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय पैरामीटर पे हर जगह, स्टिल हम लोग इनको मदद दे रहे हैं, क्यों देते हैं? तो मैंने बड़ा इसका अच्छा आंसर दिया कि सर हमारा मतलब जो ये है सारा चीज़ उसमें हम लोग है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से देखते हैं। मतलब कि पूरी दुनिया को ही हम अपना परिवार मानते हैं, तो परिवार का कोई एक सदस्य अगर गलत बिहेव कर रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि ज़रूरत के समय उसको छोड़ देंगे, उसको हम लोग रास्ते पे लाएँगे, है ना? तो हम लोग इस हिसाब से आंसर दिया, काउंटर क्वेश्चन कई सारे थे कि ठीक है, पाकिस्तान को हम लोग मदद देते हैं, वहाँ पर वही कपड़ा, दवाई वगैरह भोजन खा के वहाँ बाढ़ आई, हमने बाढ़ में मदद दिया और वही भोजन, दवाई खा के कोई कसाब जैसा आतंकवादी आके मुंबई पे अटैक कर देगा, इतने लोगों को मार देगा, तो हमने ऐसे लोगों को सहायता ही क्यों देते हैं? तो इस तरीके से सवाल मेरे इंटरव्यू में थे, जिसका मैंने उस हिसाब से आंसर दिया था। एक क्वेश्चन ये है कि यदि मुझे फिर से यूपीएससी देने का मौका मिले तो क्या नहीं करना चाहोगे? काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें मैं ये कहूँगा कि मैं समय नहीं बर्बाद करना चाहूँगा। इस एग्ज़ाम की जो लोग तैयारी करने आते हैं ना, ख़ास करके जो बड़े-बड़े शहरों में दिल्ली, प्रयागराज, इंदौर वग़ैरह जो लोग जाते हैं, उसमें ये होता है कि वो भटक जाते हैं। मैं भी काफ़ी भटका हुआ मेरे तैयारी के प्रिपरेशन के दौरान। तो मैं कहूँगा कि आप अलग-अलग चीज़ों में भटकिए मत। दोस्ती यारी से लेके घूमना-फिरना बहुत चीज़ों में लोग भटक जाते हैं। क्यों भटकना? राइट? तो कभी भी भटकिए मत। आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप ऑलवेज़ तैयारी करने क्यों आए थे और अगर एक बार सक्सेसफुल हो गए तो आपका पूरा का पूरा मतलब कि यही बदल जाएगा, पूरा का पूरा आपका सोशल क्लास बदल जाएगा, सारी चीज़ें बदल जाएगी। तो कभी भी तैयारी में नहीं भटकना चाहिए, आपको अपना गोल क्लियर रखना चाहिए।
गलतियाँ बहुत सारी आपसे होंगी और गलतियाँ होना स्वाभाविक सी बात है। अपनी गलतियों को मतलब ये नहीं देखना है कि मेरे से गलती हो गई। जैसे मैंने शेड्यूल बनाया कि मुझे आज 8 घंटा पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ पाया 8 घंटा, 6 ही घंटा पढ़ पाया, किसी वजह से 2 घंटा बर्बाद हो गया। तो उसको अंदर ये नहीं लेना है कि मेरा 2 घंटा बर्बाद हो गया। उसको बस इस हिसाब से देखिए कि कोई बात नहीं, आज बर्बाद हुआ है, कल नहीं बर्बाद होगा। तो जो भी गलती कीजिए, उस गलती से आपको सीख लीजिए और उस सीख से आगे बढ़ते हुए वो गलती नहीं करने का ये लीजिए। मैं आप लोगों को अंतिम में यही टिप्स देना चाहूँगा और ये मेरा उसके बाद मैं आपके कुछ क्वेश्चन्स बोलूँगा और अंतिम में यही टिप्स देना चाहूँगा कि जी-जान से तैयारी कीजिए। तैयारी करते समय यही ध्यान रखिए कि क्यों हमने तैयारी करने का डिसीज़न लिया था और अगर ये डिसीज़न लिया है तो उसको सक्सेसफुल एकदम अंतिम मुकाम पे पहुँचाना मेरा अपना फ़ोकस होना चाहिए। ठीक है ना? और रही बात कुछ बुक रिसोर्सेज़ की जो मैंने डिटेल में नहीं चर्चा की, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा बुक रिसोर्स आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा। कुछ समय में मैं डाल दूँगा टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। मैं आपके कुछ क्वेश्चन्स को लेता हूँ। सर्विस आपको क्या मिलेगी? तो सर्विस मुझे एक्सपेक्टेड है कि आईएएस मिल जाएगी, ईडब्ल्यूएस में मैं हूँ और ईडब्ल्यूएस के सीरियल वाइज़ में मेरा 19वाँ नंबर है। 18 सीट है ईडब्ल्यूएस की तो होपफुली मिल जाएगी। ज्योग्राफी के लिए क्या 11-12 की एनसीईआरटी सफिशिएंट है? बिल्कुल नहीं सफिशिएंट नहीं है, आपको समझ बनाने में हेल्प मिलेगा, लेकिन आपको एडवांस लेवल की चीज़ें जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़नी ही पड़ेंगी। जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान इसके लिए इधर सेविंदर से पढ़िए या किसी कोचिंग का मटेरियल पढ़ लीजिए पढ़ना पड़ेगा। प्रिपरेशन के दौरान माइंड पे गलत जगह भटकाव से कंट्रोल कैसे करें? वही ऑलवेज़ आँख बंद कीजिए, सोचिए कि यूपीएससी की तैयारी करने क्यों आए थे, है ना? जैसे ये क्यों पे जाएगा ना, तो क्यों पे जाएगा तो आपका सारा सोचने का नज़रिया ही बदल जाएगा। तो जब भी भटकाव आना स्वाभाविक है ना, इंसान है, इंसान में गलतियाँ होती हैं। हम कोई भी इंसान मैं, आप जो भी लोग हैं तो भटकाव आएगा, गलतियाँ आएँगी, स्वाभाविक है, इंसानी स्वभाव है। आप उसको कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हो। बट वही है कि उसमें बहुत ज़्यादा नहीं भटक जाना है। भटकाव आया कोई बात नहीं, उस गलती से सीखें और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि अगली बार भटकाव ना आए। इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग करें? इंग्लिश बहुत ज़्यादा अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो ये नहीं ध्यान देना चाहिए कि इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, आपको बस द हिंदू वगैरह पढ़ा कीजिए, इंग्लिश ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिलोसॉफिकल एसे की तैयारी कैसे करनी चाहिए? देखिए फिलोसॉफिकल एसे की तैयारी इनफैक्ट मेरा इस पर एक बड़ा लंबा डिटेल सेशन भी विजन आईएएस हिंदी के वेबसाइट पे, यूट्यूब पे अभी 2-3 दिन पहले हुआ था, उसमें पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। बट मैं अभी मुझसे आप पूछो तो मैं कहूँगा कि फिलोसॉफिकल एसे लिखने में मुझे बड़ा आनंद आता था, क्योंकि उसमें लिखने के ना दायरे बहुत बड़े होते हैं। तो इससे कोई भी चयन कीजिए तो उसका जो कीवर्ड है उसको तोड़िए और जैसे कुछ भी जैसे मैंने इस बार ऐसे लिखा था कि जहाज बंदरगाह पर तो सुरक्षित होता है पर इसके लिए वह बना नहीं होता है। और दूसरा मैंने लिखा था कि छप्पड़ मरम्मत करने का सबसे सही समय तब होता है जबकि धूप खिली हुई होती है। ठीक है ना? द राइट टाइम टू रिपेयर द रूफ व्हेन सन इज शाइनिंग समथिंग ऐसा था। तो मैं ऑलवेज़ फिलॉसॉफिकल और अमूर्त श्रेणी के ही एसे लिखा करता था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिख सकता हूँ। कई सारे लोग ऐसे में एक अलग राय बनाते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कोट, मुहावरा, दोहा इस तरीके के खास करके हिंदी साहित्य वाले लोग लिखते हैं, लैंग्वेज वाले लोग। तो मेरे पूरे एसे में मुश्किल से 1-2 कोट होगा। दोहा, मुहावरा तो कोई था ही नहीं। स्टिल मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, 133 से 132 नंबर, डिसेंट नंबर है, अच्छे नंबर हैं। इनफैक्ट इस बार की जो टॉपर हिंदी मीडियम के रही हैं, उनके भी 132 नंबर रहे हैं। तो इससे में मुझे लगता है कि आपको ना जितना बड़ा दायरा है, जितना डिकोड कर सकते हो अलग-अलग डायमेंशन को, वो लिखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस से वो आएगा। ठीक है? बुक लिस्ट मैं शेयर कर दूँगा। और अगर आपके और कुछ सवाल है तो आप भेज सकते हैं। मेंस 324 के लिए मेंस 365 को किस बार कैसे यूज़ करना है? 2024 में मेंस अगर आप दे रहे हो तो मेंस 365 की जगह ना आप करंट अफेयर्स की मैगज़ीन अभी फॉलो किया कीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है। आप करंट अफेयर्स की मैगज़ीन फॉलो कीजिएगा तो पीटी 365 या मेंस 365 पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी। हाँ, मेंस 365 में हर जो विजन है इसका मेंस 365 मैगज़ीन आता है, उसमें हर कोई टॉपिक है जैसे फूड प्रोसेसिंग, भुगतान संतुलन, कोई भी टॉपिक है, किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसमें पहले पेज में उसमें डिटेल में दे दिया रहता है। एक डाटा दे दिया रहेगा, लाभ या महत्व दिया रहेगा, चैलेंजेस दिया रहेगा, गवर्नमेंट इनिशिएटिव दिया रहेगा। तो बस उसको पहले-पहले पेज को देखिएगा, बाकी अंदर डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी मीडियम है तो इंग्लिश एसे की तैयारी कैसे करें? बिल्कुल भी अलग से नहीं करना है, एसे की तैयारी तो होलिस्टिक रूप से हो जाएगी, आप हिंदी करो या इंग्लिश करो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जैसे हिंदी वाले लोगों को मैं इसलिए ज़्यादा ये आपको मोटिवेट करता हूँ कि द हिंदू वगैरह पढ़ा कीजिए। जब द हिंदू डेली पढ़िएगा ना, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब कर लोगे आप। ऐसे नहीं तो इंग्लिश ऐसे लिखने में आपको तनाव आने लग जाएगा, आपको लगेगा कि मैं इंग्लिश कैसे लिखूँ या लिखूँ? तो मतलब मेरे हिसाब से इंग्लिश रेगुलर वे में पढ़ो, कर लोगे आप। मुझे यकीन है कि कर लोगे। जब मैं कर लूँगा हूँ, तो कोई भी कर सकता है ना? नहीं, मैं कहीं मेंटरशिप में जॉइन नहीं था, कई सारे जगह मार्केट में गलत प्रचार भी रहते हैं, तो सब पे ध्यान नहीं देना है। अ,
सर ये लिया है 2 साल का, अब हर टाइम यही रहता है कि परफेक्ट करना है तो कुछ सजेशन दीजिए। देखिए परफेक्ट कभी कुछ होता नहीं है, ना जीवन में ना तैयारी में, कभी कुछ परफेक्ट नहीं हो पाता है। आप मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए ना कि जब तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस पीवाईक्यू पे कमांड होना चाहिए और हमेशा आपको लगेगा जैसे मुझे इस बार खुद ही लग रहा था कि मेरी तैयारी परफेक्ट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ना मैं छूट गया था, बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ पाया था, राइटिंग उतना अच्छा नहीं हो पाया था, लेकिन स्टिल देखो रैंक आ गया। तो मेरे हिसाब से लगे रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परफेक्ट कुछ होता नहीं है। राइटिंग भरपेट कीजिए, टेस्ट सीरीज़ भरपेट दीजिए और रिवाइज़ कीजिए। मुझे लगता है कि एग्ज़ाम निकालने का 3 ही मूल मंत्र है, रिवीजन, 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 टेस्ट, 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 राइटिंग, राइटिंग, राइटिंग। ठीक है ना? अ, ठीक है, तो ये मेरी तरफ से ओवरऑल रहा। आपको कुछ भी आगे भी सजेशन चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है शशि_शेखर_ऑफिशियल और यूट्यूब चैनल है वांडरर शशि नाम से मिल जाएगा आपको। तो उसपे मैं आगे भी आऊँगा और बाकी थैंक्स आपको यूपीएससी जो आपका ये टाइम की टीम थी, उसको भी काफ़ी ज़्यादा थैंक्स जो मुझे आप लोगों से, बच्चों से इंटरैक्ट करने का अवसर दिया। ओके, ऑल द बेस्ट आप लोगों को अगले साल के लिए।